करीब करीब उसी पल से जब हम इस बात से राजी हुए कि बराक को चुनाव लड़ना चाहिए, बराक एक तरह से गायब इंसान बन गया। जिस इंसान को मैं जानती थी उसका बेहद सक्रिय रूप, एक ऐसा इंसान जिसको अचानक हर समय हर जगह उपस्थित होना होता था, वह उसकी बड़ी कोशिश के जुनून में था। प्राथमिक चुनाव के शुरू होने में 1 साल से भी कम वक्त था, जिसकी शुरुआत आयोवा से होनी थी। बराक को जल्दी जल्दी अपने लिए कर्मचारी रखने थे, ऐसे चंदे देने वालों को प्रभावित करना था जो बड़ी राशि थे, और यह देखना था कि उसकी उम्मीदवारी को किस तरह से सबसे मुखर रूप में सामने रखे। लक्ष्य यह था कि लोगों की नजरों में आया जाए और चुनाव के दिन तक रहा जाए। शुरुआती कदमों में ही चुनाव की जीत या हार तय हो सकती थी। इस पूरे अभियान की देखरेख एक्सेलरॉड और प्लॉफे कर रहे थे। वह उससे बहुत गहराई से जुड़े थे। एक्स, जैसा कि उसे सभी लोग बुलाते थे, की आवाज मधुर थी। वह बहुत विनम्र था और उसकी मूछें ऊपर की होठों तक फैली हुई थी। वह शिकागो में ट्रिब्यून के संवाददाता थे, जो बाद में राजनीतिक परामर्श के क्षेत्र में आ गया और बराक के लिए मैसेज और मीडिया का काम देख रहा था। प्लॉफे 39 साल का था और उसकी मुस्कान लड़कों जैसी थी तथा उसको आंकड़ों तथा राजनीति से बहुत प्यार था। टीम तेजी से बढ़ रही थी। अनुभवी लोग जुड़ते जा रहे थे जो पैसों का ध्यान रखते थे और आगे के आयोजनों की रूपरेखा बनाते थे। किसी ने यह सुझाव दिया कि बराक को अपनी उम्मीदवारी की घोषणा औपचारिक रूप से स्प्रिंगफील्ड में करनी चाहिए। सब इस बात से राजी हो गए कि अमेरिका के मध्यवर्ती इलाके से प्रचार अभियान की शुरुआत करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका अलग तरह से प्रचार करना चाहिए। ऐसा प्रचार अभियान जिसको आमतौर पर ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाए जो राजनीति में नए थे। यह बराक की उम्मीद का केंद्र था। समुदाय के प्रबंधक के रूप में काम करने के दौरान बराक ने यह देखा था कि हमारे जनतंत्र में किस तरह बहुत से लोगों को ऐसा एहसास होता था कि न तो उनकी आवाज सुनी जाती है और उनको मताधिकार से वंचित रखा जाता था। प्रोजेक्ट वोट ने उसकी इस संबंध में मदद की कि अगर उन लोगों को भागीदारी के लिए सशक्त बनाया गया तो क्या कुछ बदल सकता था। राष्ट्रपति पद के लिए उसकी उम्मीदवारी उनके इन विचारों की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। क्या इसका संदेश बड़े पैमाने पर काम करेगा? क्या अधिक लोग मदद के लिए आएंगे? बराक को इस बात का पता था कि वह अस्वाभाविक उम्मीदवार था, इसीलिए वह अलग तरीके से अपना प्रचार अभियान चलाना चाहता था। योजना यह बनी कि बराक ओल्ड स्टेट कैपिटल की सीढ़ियों से अपनी घोषणा करेंगे, जो एक ऐतिहासिक जगह थी जो देखने में किसी अन्य सम्मेलन स्थल से अधिक प्रभावी लगती थी, लेकिन इसकी वजह से उसको घर से बाहर रहना पड़ता। इलिनॉय के बीचों बीच फरवरी महीने के मध्य में, जब तापमान अक्सर 0 से नीचे रहता था। यह फैसला मुझे अच्छे उद्देश्य के लिए लिया गया लगा, लेकिन अव्यावहारिक लग रहा था, और ने प्रचार अभियान दल ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं किया, जो एक तरह से हम लोगों के जीवन को चला रही थी। मुझे इस बात से खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं यह कल्पना कर सकती थी कि बर्फ और बर्फीली हवाओं के बीच में मैं और मेरी लड़कियां मुस्कुराने की कोशिश किस तरह से कर सकती थी। बराक बजाय ठंड को महसूस करने के जोश से भरा हुआ लग रहा था। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो उन दिनों घंटों ठंड में बाहर खड़े होने के बजाय घर में रहना पसंद करने वाले थे। मैं मिडवेस्ट की थी। मैं जानती थी कि मौसम सब कुछ बिगाड़ सकता था। मैं इस बात को भी जानती थी कि बराक के लिए यह अच्छा नहीं होता कि उसकी शुरुआत ठंड में हो। 1 महीने पहले हिलेरी क्लिंटन ने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। वह आत्मविश्वास से भरपूर लग रही थी। जॉन एडवर्ड ने, जो नॉर्थ कैरोलिना की कैरी के साथ अपनी उम्मीदवारी कर चुके थे, उन्होंने उससे भी 1 महीने पहले अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी न्यू ऑरलिन्स के अपने घर के बाहर से बोलते हुए घोषित की थी, जो कैटरीना में तबाह हो गया था। कुल मिलाकर 9 डेमोक्रेट अपनी उम्मीदवारी रख रहे थे। मुकाबला भीषण और भीड़ भरा था। बराक की टीम खुले में घोषणा करने के विचार में सोच विचार कर रही थी, लेकिन जगह वही थी। मैंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि टीम कम से कम बराक के पोडियम के नीचे हीटर लगा दे, ताकि नेशनल न्यूज में वह बहुत असहज दिखाई न दे। इसके अलावा मैं खामोश ही थी। किसी चीज के ऊपर मेरा खास नियंत्रण नहीं था।
रैलियों की योजना बनाई जा रही थी, रणनीतियां तैयार की जा रही थी, स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे थे। प्रचार अभियान चल रहा था और उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होने वाला था। शायद ये मेरे अंतर मन में विचार आया। मेरा ध्यान किसी ऐसी चीज की तरफ गया जिसको मैं काबू में कर सकती थी। वह यह कि घोषणा वाले दिन के लिए मालिया और साशा के लिए सिर में पहनने के लिए टोप ले लूं। मैंने उन दोनों के लिए विंटर कोट लिया, लेकिन हैट खरीदने के बारे में मैं तब तक भूली रही जब तक बहुत देर न हो गई। जब घोषणा की तारीख आई, मैं काम के बाद वाटर टावर पार्क के डिपार्टमेंट स्टोर में जाने लगी, जहां सीजन के मध्य में जो विंटर वेयर आया हुआ था उनमें जा के क्लियरिंग रैक की तलाश कर रही थी। बहुत दिन नहीं हुए थे जब मैं इस बात को लेकर कम चिंतित रह रही थी कि साशा और मालिया भविष्य के राष्ट्रपति की बेटियों जैसी लगे, बल्कि मैं इस बात को पक्का करना चाह रही थी कि उन्हें देखकर लगे कि उनकी एक माँ है। अंततः शायद तीसरी बार जाकर मुझे कुछ मिला। 2 बुने हुए हैट, मालिया के लिए सफेद और साशा के लिए गुलाबी। दोनों ही महिलाओं के साइज से स्मॉल साइज की थी, जो मालिया के सर पर बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन साशा के 5 साल के चेहरे पर कुछ झूल सा रहा था। वे फैशन में नहीं थे, लेकिन वे बहुत प्यारे लग रहे थे, और सबसे बड़ी बात थी कि इलिनॉय के मौसम जैसा भी रहता, उसको पहनने से उन लड़कियों को गर्मी महसूस होती। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन यह जीत मेरी थी। फरवरी 10, 2007 को घोषणा करने का दिन था। उस दिन सुबह के समय बादल नहीं थे और वह एक रोशनी भरा दिन था। वह सर्दियों के मध्य का एक चमकता हुआ शनिवार था, जो उससे कहीं अलग लग रहा था, जैसा कि मैंने पहले महसूस किया था। हवा का तापमान करीब 20 डिग्री था और हल्की हवा चल रही थी। हमारा परिवार स्प्रिंगफील्ड में एक दिन पहले ही आ गया था और शहर के बीचों बीच के होटल में 3 कमरों के सूट में रुका हुआ था। वो होटल के उस मंजिल पर था जिसको पूरी तरह से प्रचार अभियान के लिए किराए पर लिया गया था। वहाँ दर्जन भर और परिवार ठहरे हुए थे जो शिकागो से आए थे। हम अभी से राष्ट्रीय प्रचार अभियान के दबाव को महसूस कर रहे थे। अनजाने में बराक की घोषणा को उसी दिन रखा गया था जिस दिन ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के महारथी तावीज़ स्माइली द्वारा स्टेट ऑफ ब्लैक यूनियन नामक मंच का आयोजन किया जाता था, जो इसकी वजह से गुस्से में थे। उन्होंने प्रचार अभियान के कर्मचारियों से अपनी नाखुशी भी जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कदम से ऐसा लगता है कि अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लिए सम्मान नहीं दिखाया गया और इससे हो सकता था कि बराक की उम्मीदवारी को नुकसान हो। मैं इस बात से हैरान थी कि पहला हमला हमारे ऊपर अश्वेत समुदाय की तरफ से ही आया। उसके बाद घोषणा के दिन के पहले रोलिंग स्टोन ने बराक के ऊपर एक लेख लिखा जिसमें रिपोर्टर ने ट्रिनिटी चर्च शिकागो जाने वाले के बारे में लिखा। हम वहां अभी भी सदस्य थे, लेकिन हमारी बेटियों के जन्म के बाद हमारा वहां जाना काफी कम हो गया था। उसमें जो अंश उद्धृत किया गया था वो बहुत पहले जेरेमी राइट ने अपने व्याख्यान में कहा था, जो हमारे देश के अश्वेतों के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर था, जिसमें यह बात कही थी कि अमेरिका ईश्वर की परवाह करने से अधिक श्वेत वर्चस्व को बनाए रखने में यकीन रखता था। वैसे तो बराक के बारे में जो लिखा गया था वो बहुत सकारात्मक था, लेकिन मैगजीन के कवर पर जो पंक्ति लिखी हुई थी, बराक ओबामा की अतिवादी जड़ें, जिसके बारे में मैं समझ गई कि संकीर्ण मीडिया द्वारा तत्काल इसको हथियार बना लिया जाएगा। यह एक तरह से बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, वह भी प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि श्री राइट बराक के भाषण से पहले आह्वान करने जा रहे थे। बराक के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। उसने फादर से फोन पर कहा कि क्या वह चर्चा के केंद्र से पीछे हट जाएंगे और उसकी जगह हमें मंच के पीछे से निजी तौर पर आशीर्वाद दें। श्री राइट की भावनाएं आहत हुई, लेकिन वे शायद इस बात को समझ गए थे कि क्या कुछ दांव पर था। इसीलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी निराशा के ऊपर चिंतित होने के बगैर हमें समर्थन देंगे। उस सुबह मुझे बात समझ में आई कि हम ऐसे पल में पहुंच गए थे जहां से लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम एक तरह से अमेरिकी लोगों के सामने अपने परिवार को रख रहे थे। वह दिन
प्रचार अभियान के हिसाब से बहुत बड़ा दिन होने वाला था और जिसके लिए हम हफ्तों से तैयारी कर रहे थे और जिस तरह हर आयोजक घबराया हुआ था। इसीलिए जब सही समय आया तो डर के मारे मेरे पांव जमीन पर नहीं ठहर रहे थे कि अगर कोई नहीं आया तो। बाराक के विपरीत मुझे संदेह होता रहा। जिस तरह की चिंताएं मुझे बचपन में रहती थी अभी भी वही थी। अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि हमने जितनी बातें बताई गई बढ़ा चढ़ाकर बताई हो सकता है कि बाराक अपने लोगों में उतने लोकप्रिय न हो कि जितना उसके लोगों को लग रहा था। हो सकता था अभी वो वक्त न आया हो। मैंने सभी शंकाओं को एक तरफ रखने की कोशिश करते हुए ओल्ड कैपिटल के बगल के रास्ते से मंच पर चढ़ना शुरू किया। मुझे अभी भी सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मुझे कर्मचारी उसके बारे में बता रहे थे। मैंने मालिया और साशा को माँ और के विल्सन को सौंप दिया। मामा के बाराक की पुरानी सलाहकार थी जो हाल के बरसों में हमारे बच्चों की दूसरी दादी की भूमिका में आ गई थी। लोगों का जमावड़ा ठीक ही लग रहा था, ऐसा मुझे बताया गया। लोग सुबह होने से पहले ही इकट्ठा होने लगे। योजना यह थी कि बाराक पहले बाहर आए और कुछ मिनट बाद मंच पर मैं और बेटियां भी आ जाएं। कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम भीड़ की तरफ मुड़कर हाथ हिलाएं। मैंने यह बात पहले ही साफ कर दी थी कि 20 मिनट के भाषण के दौरान हम वहां रुकने वाले नहीं थे। दो छोटे बच्चों को इस तरह की उम्मीद करना कि वे खामोश बैठे रहे और ऐसे जताते रहे कि उनकी उसमें दिलचस्पी थी, बहुत बड़ी उम्मीद थी। अगर वे उबी हुई दिखाई देती या उसमें से किसी को छींक आ जाती या शरारत करने लगती तो बाराक का कोई लाभ नहीं होने वाला था। मेरे साथ भी यही बात थी। मैं जानती थी कि मुझे उस बने बनाए ढर्रे को अपनाना था, किसी गुड़िया की तरह बनी ठनी पत्नी के रूप में चेहरे पर मुस्कान लिए, अपने पति की तरफ ऐसे देखना मानो उसका एक एक शब्द ध्यान से सुन रहे हो। मैं ऐसी नहीं थी और मैं ऐसी कभी हो भी नहीं सकती थी। मैं मददगार हो सकती थी लेकिन रॉबोट नहीं। समझाए जाने और श्री राइट के साथ एक पल प्रार्थना करने के बाद बाराक ने आगे बढ़कर सुनने वालों का अभिवादन किया। उसका स्वागत ऐसे जोरदार तालियों के साथ किया गया कि उसकी आवाज मुझे कैपिटल हिल के अंदर तक सुनाई दे रही थी। मैं साशा और मालिया को खोजने के लिए अंदर गई तो मैंने पाया कि साशा और मालिया अभी से घबराई हुई दिख रही थी। तुम दोनों तैयार हो? मैंने कहा। मम्मी, मुझे गर्मी लग रही है, साशा ने अपनी गुलाबी हैट को हटाते हुए कहा। नहीं स्वीटी, तुम्हें इसे पहन के रखना है, बाहर बहुत ठंड है। मैंने हैट लिया और उसके सर पर वापस रख दिया। लेकिन हम बाहर नहीं हैं, हम अंदर हैं, वह बोली। यह साशा थी, गोल चेहरे वाली, हमारी सच्चाई को बयान करने वाली। मैंने उसके तर्क के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने पास खड़े एक कर्मचारी को घूर कर देखा। उस नौजवान को यह संदेश देना चाहती थी जिसको जरूर अपना कोई बच्चा नहीं था। हे भगवान, अगर तुमने अभी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की तो हम इन दोनों को खाने वाले थे। दया दिखाते हुए उसने सर हिलाया और हम लोगों को लेकर प्रवेश मार्ग की तरफ बढ़ गया। यह समय आ गया था। तब तक मैं बाराक के साथ कई राजनीतिक कार्यक्रम में जा चुकी थी और मैंने कई बार उनको मतदाताओं के बड़े समूहों के सामने संवाद करते देखा था। मैं प्रचार अभियान के शुरुआत के समय थी, धन उगाई और चुनाव की रात पार्टी के लिए भी गई थी। वहाँ मैं यह देखती थी कि सुनने वालों में बड़ी संख्या में पुराने दोस्त होते थे, पुराने समर्थक होते थे। लेकिन स्प्रिंगफील्ड की बात ही अलग थी। जिस समय हम मंच पर आए तो मेरी जैसे सांसें ही थम गई। मेरा पूरा ध्यान साशा के ऊपर था। मैं इस बात को पक्का करना चाहती थी कि वह मुस्कुराती रहे और अपने जूते वाले पैरों पर गिर न पड़े। ऊपर देखो स्वीटी, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। मुस्कुराओ। मालिया हम लोगों से आगे थी और जब वह अपने पापा के पास खड़ी होकर हाथ हिला रही थी तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। जब तक हम लोग सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ गए तब तक हम दर्शकों को नहीं देख पा रहे थे या कम से कम देखने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ बहुत थी। ऐसा लग रहा था कि उस दिन 15,000 से अधिक लोग आए हुए थे।
वे 360 डिग्री के वृत्त में फैले हुए थे। वे कैपिटल के सामने खड़े होकर हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे। मैंने कभी भी शनिवार का दिन किसी चुनावी सभा में नहीं बिताया था। किसी खुले जिम में या हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में बड़े बड़े वादों को सुनने के लिए जाने की बात मुझे कुछ खास प्रभावित नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि इतने लोग क्यों जुटे थे। वे अतिरिक्त मोजे पहनकर ऐसी ठंड में घंटों क्यों खड़े रहते थे। मैं यह सोच सकती थी कि लोग किसी ऐसे बैंड को सुनने के लिए आकर जुटे जिनके एक गाने को वे साथ साथ गुनगुना सकते थे, या बर्फ में उस टीम को खेलते देखे जिसको वह बचपन से देखते थे। लेकिन राजनीति, मैंने अब तक जो अनुभव किया था उसमें यह अनुभव अलग था। मुझे ऐसा लगा जैसे हम भी बैंड थे। हम वह टीम थे जो फील्ड में आने वाले थे। सबसे अधिक मुझे अचानक जिम्मेदारी का भाव हुआ। हम कुछ न कुछ इनमें से सबके ऋणी थे। हम उन्हें उम्मीद मांग रहे थे और अब हम उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना था जो वे लेकर आए थे, और उस उत्साह को 20 महीने तक 50 राज्यों में और वहां व्हाइट हाउस तक ले जाना था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यह संभव था, लेकिन अब मुझे यह मुमकिन लग रहा था। मुझे समझ में आया कि जनतंत्र की यही मांग थी और उसकी प्रतिक्रिया भी यही थी, और हमें एक एक करके लोगों के साथ संपर्क बनाना था। आप हमारे लिए आइए, हम आपके लिए आएंगे। बराक की जीत के मेरे 15,000 और कारण हो गए थे। अब मैं पूरी तरह से समर्पित थी। हमारा पूरा परिवार समर्पित था। इसके बावजूद कि यह सब कुछ डराने वाला भी लग रहा था। हमारे आगे क्या था, हमने इस बारे में अभी सोचना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन हम लोग वहाँ थे, बीचों बीच। हम चारों भीड़ और कैमरे के सामने खड़े थे, कोट पहने और एक छोटे सर पर बहुत बड़ा हैट लिए। हिलेरी क्लिंटन एक गंभीर और प्रभावी प्रतिद्वंदी थी। हर चुनाव के बाद देश की डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित प्राथमिक उम्मीदवारों में उसकी बढ़त मजबूत होती जा रही थी। बराक उससे 10 या 20 अंक पीछे थे और एडवर्ड बराक से कुछ 10 अंक पीछे। डेमोक्रेटिक मतदाता क्लिंटन को जानते थे और उसकी जीत के लिए व्याकुल थे। बहुत कम लोग मेरे पति के नाम का उच्चारण भी कर सकते थे। हम सभी, बराक, मैं और प्रचार अभियान समिति के सदस्य, उसकी उम्मीदवारी की घोषणा के बहुत पहले से इस बात को समझ गए थे कि इसके बावजूद कि वह राजनीति के लिए सही था, बराक हुसैन ओबामा नामक एक अश्वेत उम्मीदवार हमेशा ही एक बड़ा दावेदार साबित होने वाला था। यह बाधा हम अश्वेत समुदाय में भी महसूस कर रहे थे, उसी तरह जिस तरह मुझे शुरू में बराक की उम्मीदवारी को लेकर लगा था। बहुत से अश्वेत लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि बराक नहीं जीत सकता था। अनेक लोगों को अभी भी ऐसा मुश्किल लग रहा था कि एक अश्वेत आदमी को ऐसे इलाके में जीत मिल सकती थी जो मूल रूप से श्वेत आबादी का इलाका था। इसका मतलब यह था कि लोग अक्सर सुरक्षित उम्मीदवारों पर दांव लगाते, जो उसके बाद उनके लिए सबसे काम का होता। बराक के सामने एक चुनौती यह भी थी कि बिल क्लिंटन के साथ लंबे अरसे से जो अश्वेत मतदाता जुटे हुए थे, उनका विश्वास किस तरह से हासिल किया जाए, जो अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के साथ बहुत सहज महसूस करते थे, और इस वजह से उन्होंने कई संपर्क बनाए थे। बराक ने इलिनॉय भर में अलग अलग समुदायों में अच्छी छवि अर्जित की थी, जिसमें राज्य के दक्षिण इलाकों के श्वेत ग्रामीण इलाके भी थे। उसने साबित कर दिया था कि अलग अलग समुदाय तक वह पहुंच सकता था, लेकिन बहुत से लोग उसके बारे में अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। बराक का बहुत गहन परीक्षण हो रहा था, सूक्ष्मदर्शी चश्मे से। हम इस बात को जानते थे कि अश्वेत उम्मीदवार होने के कारण हम किसी तरह की गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हम लोगों को हर काम 2 बार करना पड़ता था, बराक के लिए और हर ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम क्लिंटन नहीं था। नामांकन जीतने की एक ही उम्मीद थी कि हम बहुत सारा धन उगा लें और उसको तेजी से खर्च करना शुरू कर दें। शुरुआती प्राथमिक चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रचार अभियान को ऐसी गति दे कि वह क्लिंटन के निशान से आगे निकल जाए। हम लोगों को आयोवा से उम्मीदें थी। हम लोगों को या तो उसको जीतना था या बैठ जाना था। यह अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र था, जहां की आबादी का 90% से अधिक श्वेत था।
देश की राजनीति के तापमान को बताने के लिए वह ऐसी जगह बन गया था जहाँ के परिणाम की सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे, और शायद उसको शिकागो में बैठे एक अश्वेत आदमी के लिए ऐसी जगह नहीं माना जा रहा था जहाँ से वह अपने आप को साबित करे, लेकिन सच्चाई यही थी। 1972 से प्राथमिक चुनावों के लिए मतदान की शुरुआत आयोवा से ही होती आई थी। दोनों पार्टियों के सदस्य क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित बैठकों में सर्दियों मध्य में मतदान करते आए थे। पूरा देश उसे ध्यान से देखता था। अगर देश मोइनेस और दुबुक में आप अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर पाने में सफल रहते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी अपने आप ऑरलैंडो और एलए में मायने रखने वाली हो जाती थी। हम इस बात को भी जानते थे कि हम लोगों ने अगर आयोवा में अच्छा प्रदर्शन किया तो इससे देश भर में अश्वेतों में यह संदेश जाएगा कि अब भरोसा करने में कोई परेशानी नहीं थी। असल बात यह थी कि बराक पड़ोस के इलिनॉय में सीनेटर था, जिससे उसका नाम कुछ जाना पहचाना था और उसको उस इलाके के बड़े मुद्दों के बारे में पता था। और डेविड फ्लेजो को इस बात का भरोसा था कि आयोवा में हमारी थोड़ी बढ़त थी, जिस प्रदर्शन को हमें मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। इस बात का मतलब यह था कि मुझे हर सप्ताह आयोवा जाना पड़ता। ओहारे से मैं सुबह यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान पकड़कर जाती थी और एक दिन में 3 या 4 सभाएं करती थी। मैंने यह बात लॉफे से पहले ही कह दी थी कि मुझे प्रचार करने में खुशी होगी, लेकिन हमारे बीच इस बात का समझौता था कि वह मुझे समय पर शिकागो वापस भेज दें ताकि मैं लड़कियों को रात में सुला सकूं। मेरी माँ इस बात के लिए राजी हो गई थी कि वह अपने काम के घंटों को कम कर लेगी ताकि मेरे घर से बाहर रहने की स्थिति में वह बच्चों के साथ रह सके। बराक भी आयोवा में कई घंटे समय लगा रहा था, हालांकि हम दोनों शायद ही कभी एक साथ होते थे। मैं एक तरह से उम्मीदवार के लिए स्थानापन्न जैसी थी, जिससे लोग आयोवा के कम्युनिटी सेंटर में मिलते थे, जबकि वह सैदार फॉल में प्रचार कर रहा होता या न्यूयॉर्क में धन उगाए के प्रचार अभियान में लगा होता था। जब यह सच में जरूरी हो जाता तो प्रचार अभियान के जुड़े लोग हम दोनों को एक साथ कर देते। बराक के साथ अब बहुत से स्टाफ चल रहे थे जो हर चीज का ध्यान रखते थे, और मुझे इसके लिए धन दिया गया था कि मैं अपने लिए 2 लोगों का स्टाफ रख लूं, जिसको देखते हुए मैं सप्ताह में 2 या 3 दिन ही अभियान के लिए दे रही थी, और जो मुझे बहुत अधिक लग रहा था। मुझे यह पता नहीं था कि मुझे किस तरह की मदद की जरूरत थी। बराक के लिए योजना बनाने वाले व्यक्ति ने मुझे मेलिसा विंटन के बारे में बताया, जो मेरे से जुड़ने वाली पहली स्टाफ थी और जो आगे चलकर मेरी चीफ ऑफ स्टाफ बनी। वह कैपिटल हिल में सीनेटर जो लिबरमैन के साथ काम कर चुकी थी, और सन 2000 में जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तब उन्होंने उनके साथ काम किया था। मैंने मेलिसा का इंटरव्यू शिकागो में अपने लिविंग रूम में लिया। वह सुनहरे बालों वाली लड़की थी, चश्मा लगाती थी, 45 साल से अधिक उम्र की थी। मैं उससे बहुत प्रभावित हुई। वह बहुत तेज और किसी भी चीज के विस्तार तक समझने की उसको बीमारी थी, जिसके बारे में मैं यह जानती थी, और यह मेरे लिए मायने रखता था क्योंकि मैं अस्पताल में पहले से ही व्यस्त चल रही थी और अपनी दिनचर्या के साथ प्रचार अभियान को मिलाने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत तेज थी, बहुत अधिक कार्यकुशल थी और तेजी से काम करती थी। वह पहले से ही राजनीतिक माहौल में काम कर चुकी थी, इसलिए वो उसकी गति और जरूरतों से घबराती नहीं थी। वह मुझसे महज कुछ ही साल छोटी थी, इसीलिए वह मुझे जिन अधिक युवा प्रचार कर्मियों के साथ मैंने काम किया था, उनके मुकाबले मुझे अधिक दोस्त या सहयोगी की तरह प्रतीत होती थी। वह एक ऐसी महिला बनी जिसके ऊपर मैं भरोसा करने लगी थी, जो कि मैं आज भी करती हूँ, और वह एक तरह से मेरे जीवन के हर हिस्से से जुड़ी हुई है। कैटी मैक्रोनिक हमारी तिगड़ी से जुड़ने वाली तीसरी महिला बनी। वह मेरी कम्युनिकेशन डायरेक्टर बनी। वह अभी तक 30 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन वह अब तक एक बार राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान में हिस्सा ले चुकी थी और एक बार हिलेरी क्लिंटन के साथ भी काम कर चुकी थी जब वह देश की प्रथम महिला थी, जिसके कारण उसकी जो विशेषता थी वो 2 तरह से प्रासंगिक हो गई। साहसी, बुद्धिमान और हमेशा अच्छी तरह तैयार होकर रहने वाली कैटी रिपोर्टर और टीवी वालों के साथ हेलमेल रखने की प्रमुख थी।
और इस बात का ध्यान रखती थी कि सभी आयोजनों के बारे में अच्छी तरह से खबर छपे और वह अपने साथ चमड़े का एक ब्रीफकेस लेकर चलती थी जिसमें वह स्टेन रिमूवर, ब्रेथ मिंट, सिलाई का किट और नायलॉन का एक अतिरिक्त जोड़ा रखकर चलती थी, जिसकी वजह से हवाई जहाज या आयोजन में जाने के बीच में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करती थी। कई सालों से मैं इसके बारे में समाचार पढ़ती थी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आयोवा में प्रचार करते थे, जिसके कारण मैंने अपने आप यह समझ लिया था कि उन आयोजनों में लोग जितनी चाहे कॉफी पी सकते थे और जो चाहे खा सकते थे। मतदाताओं के लिए क्या मायने रखता था और कौन सी बात महज नुमाइश की थी, मैं इस बात को लेकर अभी तक पूरी तरह निश्चित नहीं थी। बराक के सलाहकारों ने मुझे आयोवा के रहस्य को समझाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे यह समझाया कि उनका उद्देश्य मूल रूप से राज्य के प्रत्येक कोने में रहने वाले डेमोक्रेट्स के साथ समय व्यतीत करूं, छोटे छोटे समूहों के सामने भाषण दूं, स्वयंसेवकों को उत्तेजित रखूं तथा समुदाय के नेताओं को जीतने की कोशिश करूं। उन्होंने बताया कि आयोवा वाले राजनीति में नई धारा को हवा देने की अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे उम्मीदवारों के बारे में अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखते थे और उनसे नीति संबंधित गंभीर सवाल पूछते थे। महीनों ध्यान से नजर रखने के कारण वे ऐसे नहीं थे कि उन्हें महज मुस्कान या हाथ मिलाने से जीता जा सके। मुझे यह बताया गया था कि कई बार वे किसी उम्मीदवार के आमने सामने बात करने के लिए कई महीनों तक इंतजार करते हैं, तब जाकर वे किसी एक उम्मीदवार को मतदान करने के बारे में विचार बनाते थे। जो बात उन्होंने मुझे नहीं बताई कि आयोवा में मुझे संदेश क्या देना था। मुझे कोई पटकथा नहीं दी गई थी, बोलने के लिए कोई बिंदु नहीं दिए गए थे और न ही किसी तरह की सलाह दी गई थी। मेरा पहला एकल अभियान अप्रैल के प्रारंभ में देस मॉयनेस के एक साधारण से घर में हुआ। कुछ दर्जन भर लोग लिविंग रूम में सोफे और फोल्डिंग चेयर पर बैठे हुए थे जो उस मौके के लिए मंगाया गया था, जबकि कुछ लोग जमीन पर पालती मारकर बैठे थे। जब मैंने बोलने की तैयारी करते हुए कमरे का मुआयना किया और जो मैंने देखा तो मैं इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे हैरानी हुई थोड़ी सी। कोने में मेज पर क्रोशिया से बनी हुई वैसी ही नैपकिन रखी हुई थी जिस तरह की नैपकिन मेरी दादी शील्ड अपने घर में इस्तेमाल करती थी। मुझे मिट्टी की वैसी ही मूर्तियां देखने को मिली जिस तरह की मूर्तियां रॉबी ने हमारे यूक्लिड एन्क्लेव वाले घर में नीचे की आले में रखी हुई थी। सामने बैठा एक आदमी मुझे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। मैं आयोवा के लिए थी, लेकिन मुझे कहीं यह लग रहा था कि जैसे मैं घर में ही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आयोवा के लोग शील्ड और रॉबिन्सन की तरह थे। वे बेवकूफ नहीं थे। वे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। वे किसी नकली आदमी को दूर से ही पहचान लेते थे। मेरा काम यह था कि मुझे यह समझ में आया कि मैं अपने जैसी ही रहूं, और मैंने वही किया। मुझे अपने बारे में बताने दीजिए। मैं मिशेल ओबामा हूँ। शिकागो के साउथ साइड में पली बड़ी 2 मंजिला इमारत के दूसरे माले पर एक अपार्टमेंट में, जो बहुत कुछ इसी तरीके का था। मेरे पिता शहर के वाटर पंप ऑपरेटर थे और मेरी माँ घर में रहकर मुझे और मेरे भाई का पालन पोषण करती थी। मैंने हर विषय के बारे में बात की, अपने भाई के बारे में और उन मूल्यों के बारे में जिसके बीच हम पले पड़े, उस वकील के बारे में जिससे मैं काम के दौरान मिली और जिसकी बड़ी मांग थी, और उस आदमी के बारे में जिसने अपनी जमीन से जुड़ी विश्व दृष्टि के कारण मेरा दिल जीत लिया। वह आदमी जो उस सुबह उठकर घर में मौजे फैलाकर चल रहा था और जो कई बार नींद में खर्राटे भी भर रहा था। मैंने उसको यह बता दिया कि किस तरह अस्पताल में मेरा काम चल रहा था और उस दिन किस तरह मेरी माँ ने स्कूल से लड़कियों को उठाया था। मैंने राजनीति के बारे में अपनी बातों को बहुत मीठा करके नहीं बताया। राजनीति में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं थी। मैंने उनसे यह भी कहा कि जिस तरह से मैं इस बात को लेकर संघर्ष कर रही थी कि बराक को चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि इस तरह लोगों की नजरों में आने से हमारे परिवार के ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा।
लेकिन मैं उनके सामने खड़ी थी क्योंकि मुझे अपने पति के ऊपर भरोसा था और इस बात के ऊपर कि वह क्या कर सकता था। मैं यह जानती हूँ कि वह कितना पढ़ता था और कितनी गहराई से सभी बातों को लेकर सोचता था। मैंने कहा कि वह ठीक उसी तरह का स्मार्ट सज्जन राष्ट्रपति था जिसको मैं अपने देश के लिए चुनना चाहती थी। हालांकि अपने स्वार्थ के कारण मैंने इतने साल उसको घर में जोड़े रखा। उसके बाद कई दिनों तक मैं यही कहानी डैनपोर्ट, सैदार रैपिड्स, काउंसलिंग क्लब्स, यूनियन हॉल, वियतनाम युद्ध के बुजुर्गों के आश्रम स्थलों और जब मौसम गर्म होता तो लोगों के घरों के पोर्च के सामने या सार्वजनिक पार्कों में खड़े होकर कही। मैं अपनी कहानी जितनी अधिक सुनाती थी उतनी ही मेरी आवाज सहज होती जा रही थी। मुझे अपनी कहानी पसंद थी। मुझे कहानी सुनाते हुए सहज महसूस होता था और यह कहानी मैं उन लोगों को सुना रही थी जो त्वचा के रंग में भिन्नता के बावजूद भी मुझे मेरे परिवार की याद दिलाते थे। डाक विभाग के कर्मचारियों को जिनके सपने डैडी के सपनों की तरह ही बड़े थे। रॉबी की तरह सभ्य विचारों वाली पियानो टीचर, घर में रहकर बच्चों का लालन पालन करने वाली महिलाएं जो मेरी माँ की तरह ही पीटीए की बैठकों की सक्रिय रहती थी। अच्छे अच्छे पदों पर काम करने वाले कर्मचारी जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते थे, जैसे मेरे पापा थे। मुझे न अभ्यास करना पड़ा न ही नोट्स बनाने पड़े। मैं वही कहती थी जो मुझे महसूस होता था। इस बीच संवाददाता और कुछ जाने पहचाने लोग भी मुझसे इसी तरह के सवाल पूछने लगे। 5 फुट 11 इंच होने से कैसा लगता था? आइवी लीग में पढ़ी लिखी अश्वेत महिला अधिकतर श्वेत आयोवा वासियों से बात कर रही थी। इससे कितना अजीब महसूस हो रहा था। मुझे इस तरह के सवाल कभी अच्छे नहीं लगे। इसके साथ हमेशा शरारती किस्म की मुस्कान रहती थी और यह भाव कि इस बात को गलत अर्थ में मत लेना। जिस तरह से लोग तब बात करते थे जब वे नस्ल के मसले को उठाते थे, यह एक विचार था जो मुझे लग रहा था कि चल गया था, यह मानते हुए कि जो अलगाव था वह किसी को भी दिखाई देता था। मुझे खास तौर पर इस बात से गुस्सा आता था कि यह सवाल कितना अनैतिक था कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है और मैं जिन लोगों से मिल रही थी वे किस तरह का अनुभव कर रहे थे। वह आदमी जिसकी छाती पर मुक्के के बीच वाला लोगो होता था, या कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी जो काली और सुनहरे रंग के पुलोवर में होता था, या वह रिटायर्ड इंसान जो आइसक्रीम बकेट लेकर आया था और जिसने कुकीज को हमारे उगते हुए सूरज के प्रचार लोगों के साथ साझा किया था। ये लोग मेरे भाषण के बाद मुझे मिलना चाहते थे। वे इस बात को लेकर बेचैन थे कि वे हमें क्या साझा कर सकते थे, यह कहने के लिए कि उनके पिता भी एमएस के साथ थे या उनके नाना नानी भी मेरे नाना नानी जैसे ही थे। कई लोग ने हमें यह कहा कि इससे पहले किसी राजनीति में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हमारा प्रचार अभियान इस तरह का था कि उनको लगा कि उन्हें इसका हिस्सा होना चाहिए था। वे स्थानीय दफ्तर में स्वयं सेवा करने वालों के बारे में सोच रहे थे और वे अपने पति पत्नी या पड़ोसी को भी साथ में लाने के लिए कह रहे थे। वे जिस तरह से बात करते थे वह स्वाभाविक लगता था। मैं यह देखती थी कि मैं बहुत स्वाभाविक रूप से लोगों के गले लग जाती थी और वे भी बदले में मुझे कसकर खींच लेते थे। उन्हीं दिनों में मालिया को लेकर बच्चों के डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए गई, जो हम हमेशा 3 या 6 महीने के बाद करवाते थे, क्योंकि जब वह बच्ची थी तभी से उसको दमा हो गया था। दमा तो काबू में था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी थी कि उसकी लंबाई, वजन और उम्र का अनुपात बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह कोई संकट की बात नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत थी। अगर हमने कुछ आदतों में बदलाव नहीं किया तो यह समस्या समय के साथ विकराल हो सकती थी, जिससे उच्च रक्तचाप या टाइप 2 डायबिटीज हो सकता था। उन्होंने मेरी तरफ सख्ती से देखा और कहा कि यह बीमारी सामान्य थी और इसका निदान भी संभव था। देश भर के बच्चों में मोटापे की बीमारी बढ़ रही थी। उन्होंने बहुत से ऐसे मामले देखे थे जिसमें अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकी कामकाजी परिवारों के थे। किसी सदमे की तरह हमारे पास ये खबर आई। मैंने इस बात पर पूरा ध्यान रखा था कि बेटियां खुश रहे, संतुष्ट रहे।
इसमें मैंने क्या गलत किया? अगर मुझे यह बदलाव दिखाई नहीं दिया तो मैं किस तरह की माँ थी? डॉक्टर से आगे बात करने के बाद मैंने यह सब देखना शुरू किया जिस तरह की परिस्थितियों में हम थे। बराक हर समय घर से बाहर होता था। घर में मेरे लिए सुविधा सबसे महत्वपूर्ण विकल्प था। हम लोग बाहर अधिक खाते थे। खाना पकाने का समय कम ही होता था। अक्सर काम से लौटते हुए मैं खाना पैक करवा के ले आती थी। सुबह में मैं लड़कियों के लंच बॉक्स में खाना भर देती थी। वीकेंड में हम अक्सर बैले की बात और सॉकर से पहले मैकडॉनल्ड जाते थे। डॉक्टर का कहना था कि इन सब चीजों का अधिक होना असल समस्या थी। साफ था कि कुछ बदलाव लाने की जरूरत थी, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। हर समाधान समय की मांग करता है। किराने की दुकान में समय, रसोई में समय, सब्जी काटने में लगने वाला समय, चिकन को तैयार करने वाला समय, यह सब ऐसे वक्त हो रहा था जबकि ऐसा लग रहा था कि समय मेरे जीवन से खत्म होता जा रहा था। मुझे तब एक बातचीत का ध्यान आया जो कुछ सप्ताह पहले मेरी एक पुरानी दोस्त के साथ हुआ, जिसके साथ मैं हवाई जहाज में टकरा गई थी। उसने मुझे बताया था उसने और उसके पति ने सैमकस नामक एक युवा को काम पर रखा था जो घर में नियमित तौर पर स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाया करता था। यह संयोग की बात थी कि बराक और मैं सैम से सालों पहले किसी दोस्त के माध्यम से मिल चुके थे। मैं ऐसी इंसान नहीं मानी जाती थी जो किसी को इस काम के लिए रखे कि वह घर आकर घर वालों के लिए भोजन पकाने का काम करे। यह अजीब लगता था, ऐसी बात जिसके ऊपर साउथ साइड के मेरे रिश्तेदार संदेह से देखते थे। बराक, जिसके पास कभी नीचे छेद वाली देत्सुन कार थी, को भी यह आइडिया अच्छा नहीं लगा। वह समुदाय प्रबंध के रूप में जीने का आदी था और उसको यह बात उसके मुताबिक नहीं लगी। न ही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में वह ऐसी छवि दर्शाना चाहता था। लेकिन यह मुझे बुद्धिमानी भरा फैसला लगता था जिसको करने की जरूरत थी। अस्पताल में मेरी जगह कोई और काम करने नहीं जा सकता था। बराक ओबामा की पत्नी के रूप में चुनाव प्रचार अभियान में कोई और नहीं जा सकता था। सोने के वक्त साशा और मालिया को माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता था। लेकिन जो हो सकता था कि सैम हमारे लिए डिनर तैयार कर दे। मैंने सैम को इसके लिए काम पर रख लिया कि सप्ताह में 2-3 बार आकर हमारे घर में खाना बना दे, जो हम उस रात खा सके और कुछ फ्रिज में रखकर अगले दिन खा सके। वह ओबामा के घर में पराया था। 26 साल का श्वेत था जिसने अपने सर का मुंडन करवा रखा था, जो चमकता रहता, और वह लगभग 5 बजे आता था। लड़कियों को उसके मजेदार चुटकुले वैसे ही अच्छे लगते थे जैसे उसका बनाया हुआ खाना। उसने उनको बता दिया था कि किस तरह सब्जियां काटी जाती है। उसने हमारे हर समय एक जैसे लगने वाले घर को किराने की दुकान में बदल दिया था और उसको मौसम के साथ सुसंगत भी बना दिया था। वह बसंत के मौसम में ताजे मटर को लेकर श्रद्धा से भर जाता था। जून में जब रेसबेरी पकती तो उसे लेकर आता। वह लड़कियों को आलू और आलू बुखारा देने से पहले उसके पकने का इंतजार करता, क्योंकि वह जानता था कि यह फल हो सकता था कि कैंडी की जगह ले ले। भोजन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर सैम का नजरिया पढ़ा लिखा था। जैसा वह बताता था कि किस तरह खाद्य सामग्री उद्योग ने परिवारों को प्रोसेस्ड फूड के नाम पर बेच दिया, वह सुविधाजनक होता था और उसके कारण किस हद तक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती थी। मैं प्रभावित थी क्योंकि ये विचार कुछ हद तक उसी तरह के थे जिस तरह के काम में मैं अस्पताल में व्यवस्था करती थी और जिस तरह से कामकाजी माँ होने के कारण परिवार को खिलाने के लिए मुझे समझौते करने पड़ते थे। एक शाम रसोई में मैंने और सैम ने कई घंटों बात करते हुए बिताए। हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर बराक कभी राष्ट्रपति बने तब प्रथम महिला के रूप में मैं इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करूंगी। एक विचार से दूसरा विचार आया। अगर हम व्हाइट हाउस में सब्जियां उगाएं और ताज़ा खाने को प्रचारित करने का प्रयास करें, अगर हम इसको कुछ बड़ा बनाने के लिए बुनियादी तरीकों से देखें, बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर प्रयास करने की दिशा में मैं इसको ले जाए, जिससे हो सकता था कि अभिभावक उन खतरों से बच जाए जिसका सामना मैं अभी कर रही थी। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने सैम को देखा और राहत की सांस ली। मुश्किल बस यही है
कि हमारा आदमी मतदान में 30 अंक से नीचे चल रहा है। मैंने कहा और हम दोनों उदास हो गए। यह कभी नहीं जीतने वाला है। यह एक सपना था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। जहाँ तक प्रचार अभियान की बात थी, तो हर दिन ऐसा लग रहा था मानो एक नई दौड़ में दौड़ना हो। मैं किसी भी तरह की सामान्यता और स्थिरता को पाने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। मैं 2 ब्लैकबेरी फोन रखती थी, एक काम के लिए और दूसरा फोन अपने निजी जीवन और राजनीतिक कामों के लिए, जो अभी अच्छा हो या बुरा, बुरी तरह से घुल मिल गया था। बराक से रोज फोन पर बात होती थी। वह संक्षिप्त और हालचाल के लिए होती थी। कहाँ हो तुम? कैसा चल रहा है? बच्चे कैसे हैं? अब तक हम दोनों को इसकी आदत पड़ चुकी थी कि अपने निजी मसलों के बारे में या थकान के बारे में बातचीत नहीं करते थे। उसके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हम ऐसे भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। जिंदगी घड़ी की सुई के सहारे चल रही थी। नौकरी में मैं वह सब कर रही थी जो कर सकती थी। कई बार मैं टोयोटा कोलोरा की पिछली सीट पर बैठे बैठे अस्पताल में अपने कर्मचारियों से पूछती रहती थी। वह कार एंथ्रोपोलॉजी के एक विद्यार्थी की थी जो आयोवा में चुनाव प्रचार में स्वयं सेवा कर रहा था, या मैं बर्गर किंग या प्लाईमाउथ के खामोश कोने में यह काम करती थी। स्प्रिंगफील्ड में बराक की घोषणा किए जाने के कुछ महीने बाद और अपने कर्मचारियों की मदद से यह तय किया गया कि पार्ट टाइम काम करने की घंटे की दिशा में जाया जाए, क्योंकि इसी तरह नौकरी चल सकती थी। मेलिसा कैटी के साथ सप्ताह में 2 या 3 दिन साथ साथ काम करने के कारण हमारा परिवार कुशल बन गया था। सुबह के समय एयरपोर्ट पर मिलते थे, सुरक्षा की जांच से गुजरते, जहां सारे प्रहरी मेरे नाम से परिचित हो गए थे। अब मुझे अक्सर पहचान लिया जाता था, खासकर अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं द्वारा, जिनके सामने से जब मैं गेट से गुजरती थी तो वे मुझे मिशेल मिशेल कहकर बुलाती थी। कुछ चीजें इतनी तेजी से बदल रही थी कि शुरू में मैं उनको समझ भी नहीं पा रही थी। मुझे कई बार ऐसा महसूस होता था मानो मैं किसी विचित्र से संसार में चल रही हूँ। अजनबियों को ऐसे हाथ मिलाती थी मानो वे मुझे जानते हो। हवाई जहाज में बैठती थी तो मुझे मेरे सामान्य जीवन से बाहर ले जाते थे। मुझे अब सब जानने लगे थे और मुझे इस वजह से जाना जाने लगा था कि मैं किसी ऐसे आदमी की पत्नी थी जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो इस बात को और भी अजीब बना देता था। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आयोजनों में लोगों से दुआ सलाम करते हुए चलना ऐसा था मानो किसी तूफान में तनकर खड़ा रहा जाए। मैंने यह पाया कि अजनबी लोग बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते थे और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा देते थे, मेरे बालों को छूते। लोग किसी भी तरह की चेतावनी दिए बिना मेरी तरफ कलम, कैमरा या बच्चों को बढ़ा देते। मैं मुस्कुराती, हाथ मिलाती और उनकी कहानियां सुनते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती थी। अंत में जब मैं उससे बाहर निकलती तो मेरे गालों पर किसी लिपस्टिक का दाग होता या मेरे ब्लाउज पर किसी के हाथ के निशान। ऐसा लगता था मानो मैं अभी किसी ऐसी सुरंग से निकल आई जिसमें हवा बह रही हो। इस बारे में सोचने के लिए मेरे पास बहुत समय नहीं होता था, लेकिन मुझे इस बात की चिंता होती थी कि जैसे जैसे बराक ओबामा की पत्नी के रूप में मेरी पहचान उभरती जा रही थी, मेरे अस्तित्व के अन्य पहलू ओझल होते जा रहे थे। जब मैं संवाददाताओं से बात करती थी तो वे शायद ही मेरे काम के बारे में पूछते थे। वे मेरे बारे में यह लिखते थे कि हार्वर्ड शिक्षित, लेकिन मेरा परिचय यहीं तक छोड़ देते। कुछ समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें आई कि मुझे अस्पताल में काम करने के लिए इसलिए नहीं लाया गया था क्योंकि मैं मेहनत करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पति का राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा था, जिसको पढ़कर मुझे तकलीफ होती थी। अप्रैल के एक दिन मेलिसा ने मुझे फोन किया और बताया कि न्यू टाइम्स में मॉरिन दौड़ ने एक तीखा लेख लिखा है, जिसमें उसने मुझे दक्षिण शिकागो की राजकुमारी कहकर बुलाया था। उसने लिखा था कि जब मैं सार्वजनिक रूप में बराक के बारे में यह बताती हूँ कि किस तरह उसने मोजे नहीं उठाए या बटर फ्रिज में नहीं रखा, तो मैं उसको प्रभावहीन बना रही थी। मेरे लिए यह बात हमेशा से ही रही थी कि लोग बराक को इंसान के रूप में देखें, न कि किसी और संसार से आए तारनहार के रूप में। मॉरिन दौड़ ने यह लिखा था
कि मैं झूठी मुस्कान लिए रहती हूँ और प्यार भरी नजर से देखती थी। मुझे यह पढ़कर तकलीफ हुई। इस तरह की आलोचना एक पेशेवर महिला ने की, जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे जाने, बल्कि मुझे अजीब तरीके से नकारात्मक रूप में दिखाने की कोशिश की थी। मैंने कोशिश की कि मैं इसे निजी तौर पर न लूं, लेकिन कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता था। प्रचार अभियान से जुड़ी हर घटना के साथ, हर प्रकाशित लेख के साथ, हर इस तरह के संकेत के साथ कि हमारी जमीन मजबूत हो रही थी, हमारे ऊपर और हमले होने लगे थे। बराक के बारे में अजीब अजीब तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि उसकी शिक्षा एक कट्टरपंथी मदरसों में हुई थी और सीनेट में उसने कुरान की शपथ ली थी और उसने निष्ठा की शपथ लेने से मना किया था, और जब राष्ट्रगान होता था तब वह अपने दिल पर हाथ नहीं रखता था कि उसका एक नजदीकी दोस्त जो 1970 के दशक में घरेलू आतंकवादी था। इस तरह के झूठ का पर्दाफाश प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों द्वारा किया जाता था, लेकिन गुमनाम ईमेल द्वारा ऐसी बातों को न केवल उन लोगों द्वारा बढ़ाया जा रहा था जो इसके पीछे, बल्कि आस पड़ोस के लोग, सहकर्मी और बुजुर्गों द्वारा भी आगे बढ़ाया जा रहा था, जिनको सच और झूठ में कोई अंतर नहीं पता था। बराक की सुरक्षा एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। हम में से बहुत से लोग रात में समाचारों में हत्या की खबरों को सुनते हुए बड़े हुए थे। कैनेडी की हत्या हुई थी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुई थी, रोनाल्ड रीगन की हत्या हुई थी, जॉन लेनन की हत्या हुई थी। अगर आप बहुत अधिक सरगर्मी फैला देते तो आपको एक तरह का खतरा हो सकता था, लेकिन फिर बराक अश्वेत आदमी था। उसके लिए खतरा कोई नई बात नहीं थी। गैस स्टेशन जाते समय उसको गोली मारी जा सकती थी। जब कोई इस तरह की बात उठाता तो मैं उससे कहती थी। मई के आरंभ में बराक को सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा प्रदान की गई। यह पहली बार था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 1.5 साल के लिए वह सुरक्षा दी गई थी, उसके राष्ट्रपति पद बनने से पहले, जिससे यह पता चल रहा था कि उसके लिए खतरा कितना गंभीर था। बराक अब काले रंग की एसयूवी में चलता था जो उसको सरकार द्वारा दी गई थी। उसके पीछे पीछे सूट पहने, कान में ईयरपीस लगाए और बंदूक लिए पुरुष और स्त्रियां चलते थे। हमारे घर के पोर्च के सामने एक बंदूक खड़ा रखा था। जहां तक मेरी बात थी तो शायद ही मुझे असुरक्षा महसूस होती थी। मैं लगातार यात्रा करती थी। मैं खूब भीड़ में जाती थी। पहले जहां मैं घर में दी जाने वाली छोटी छोटी पार्टियों में बोलती थी, अब हाई स्कूल के जिम में सैकड़ों लोगों के सामने बोलने लगी थी। आयोवा के कर्मचारियों ने मुझे बताया कि मेरे भाषणों के कारण समर्थन में बहुत से शपथ पत्र मिलने लगे थे। ये पत्र कार्ड के रूप में जुटाए जाते थे, हस्ताक्षरित समर्थन कार्ड के रूप में जुटाए जाते थे और उनसे बड़े ध्यान से बाद में संपर्क किया जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब प्रचार अभियान के दौरान मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जो आखिर में सब कुछ सेट कर देती थी। प्रत्येक दिन एक नया सबक इस बात को लेकर मिलता था कि किस तरह से कारीगर तरी से आगे बढ़ा जाए। बीमारी या किसी तरह की गड़बड़ी के आने पर किस तरह रफ्तार कम न होने दी जाए। सड़क किनारे वैसे आकर्षक दिखाई देने वाले ठिकानों पर संदिग्ध किस्म का खाना मिल जाने के बाद मैंने मैकडोनल्ड के चीज बर्गर के मुलायम होने को महत्व देना शुरू किया। कस्बों की बीहड़ यात्रा के दौरान मैंने यह सीखा कि किस तरह अपने कपड़ों को खराब होने से बचाने के लिए ऐसे खाने पीने के सामान को साथ लेकर चलना जो बिखर जाए, न कि बह जाए। इस बात को मैं समझती थी कि खाने के दाग के साथ मैं तस्वीरों में नहीं दिखाई दे सकती थी। मैंने अपने आप को इसके लिए प्रशिक्षित किया कि पानी पीने की मात्रा को नियंत्रित रखूं। इस बात को समझते हुए कि सड़क पर बाथरूम जाने के लिए रुकने का समय नहीं होता था। आधी रात के बाद सड़कों पर आने वाली ट्रक की आवाजों के बीच मैंने सोना सीख लिया था, क्योंकि होटल की पतली दीवारों के कारण ऐसा होता था। और साथ ही बगल के कमरे में हनीमून मना रहे जोड़े को नजरअंदाज करना भी सीख लिया था।
तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद मुझे कई बार महसूस होता था कि पहले साल का चुनाव प्रचार अभियान गर्म यादों और ठहाकों से भरा हुआ था। जितना हो सकता था मैं साशा और मालिया को चुनाव के दौरे में अपने साथ लेकर आती थी। वे बहुत मजे से सफर करती थी। न्यू हैम्पशायर के बाहर हो रहे एक मेले की व्यवस्था में प्रचार अभियान से जुड़े एक कर्मचारी के पास उन्हें छोड़कर अपनी टिप्पणी दर्ज कराने के लिए गई, ताकि इस बीच लड़कियां कुछ खेल कूद लें और उसके बाद हम लोगों को एक फोटो शूट के लिए फिर से एक साथ होना था। एक आध घंटे के बाद मैंने साशा को देखा और मैं घबरा गई। उसके चेहरे पर अच्छी तरह से सफेद और काले रंग का पेंट किया हुआ था। वह एक पांडा बियर बनी हुई थी और वह इस बात से खुश थी। मेरा दिमाग तत्काल रूप से इस बात पर गया कि मैगजीन का क्रू फोटो लेने के लिए हमारा इंतजार कर रहा था। अब वह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों को छोटा पांडा जैसा चेहरा देखा तो मैं खुश हो गई। मेरी बेटी प्यारी थी और खुश थी। अब मैं बस यही कर सकती थी कि पास के रेस्टोरेंट में जाऊं और रगड़ रगड़ कर उनका चेहरा साफ कर दूं। बीच बीच में हम साथ साथ सफर करते थे, केवल हम चार। प्रचार अभियान वालों ने आयोवा में कुछ दिनों के लिए एक आरवी भी किराए पर ले रखा था, ताकि छोटे शहरों की यात्रा हम अच्छी तरह से कर सकें। बीच बीच में हम उनो भी गेम खेल सकें। एक दिन हम लोगों ने आयोवा स्टेट फेयर में बिताया, कार की बम्पर पर चढ़कर, पानी के गुब्बारे फोड़ते हुए ताकि हमें कपड़ों के जानवर मिल जाएं, जबकि फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से तस्वीरें उतार रहे थे। असली मजा तब शुरू हुआ जब बराक को अगली मंजिल तक ले जाया गया और जिसमें मैं और लड़कियां प्रेस, सुरक्षा और कर्मचारियों की नजरों से दूर हो गए, जो अब उसके साथ चलते थे। आसपास सब कुछ उत्तेजित बना हुआ था। उसके जाने के बाद हम लोगों ने आगे अपने आप ही जाना था। हवा हम लोगों को चिरते हुए जा रही थी और हम बड़े से पीले रंग के टाट के झूले में झूल रहे थे। सप्ताह दर सप्ताह मैं आयोवा आती रही, हवाई जहाज की खिड़की से बदलते मौसम को देखते हुए, क्योंकि नीचे की धरती सोयाबीन और मक्के की फसल से हरी लगने लगी थी। मुझे उन खेतों की ज्योमेट्री अच्छी लगती थी। मुझे वे सड़कें दिखाई देते थे जो आकाश रेखा के साथ होड़ लगाते चलते थे। मुझे इस राज्य से प्यार हो गया था, जबकि हमारे तमाम काम के बावजूद ऐसा लग रहा था कि हम वहां से जीत नहीं सकते थे। साल का काफी वक्त बीत गया था। बराक और उसकी टीम ने आयोवा में काफी संसाधन खर्च किए थे, लेकिन अधिकतर गणनाओं में वह या तो हिलेरी के पीछे दूसरे नंबर पे आ रहा था या एडवर्ड के पीछे तीसरे नंबर पे। लड़ाई नजदीकी लग रही थी, लेकिन बराक हारता हुआ दिखाई दे रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर यह तस्वीर और भी बुरी लग रही थी। बराक हिलेरी से लगातार 15 से 20 अंक पीछे चल रहा था। जब भी मैं एयरपोर्ट पर जाती या प्रचार अभियान के बीच में रेस्टोरेंट में रुकती, तो इस सच्चाई से मेरा सामना होता था, जहां केबल न्यूज में इस बारे में समाचार आते रहते थे। कई महीने पहले CNN, MSNBC और फॉक्स न्यूज से लगातार शोर शराबे से तंग आकर मैंने शाम में घर आने पर इन चैनलों को बंद कर दिया। बदले में मैं E या HGTV देखती थी। सच बताऊं तो दिन के अंत में इससे अच्छा कुछ नहीं था कि आप यह देखें कि एक युवा जोड़ा नेशविले में अपने सपनों का घर पा रहा था या कोई दुल्हन अपने जोड़े को हाँ कह रही थी। सही बताऊं तो मैं विश्लेषकों के ऊपर यकीन नहीं करती थी और मुझे यह पक्का नहीं था कि चुनाव में क्या होगा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे ऐसा लगता था कि वे गलत थे। शहरी स्टूडियो के अंदर का जो माहौल दिखाई देता था वह उससे बहुत अलग था जो हम चर्च हॉल या आयोवा के अन्य केंद्रों में देखते थे। विश्लेषज्ञ बराक स्टार्स नामक हाई स्कूल में उन लोगों के समूह से नहीं मिलते थे जो फुटबॉल के अभ्यास या नाटक के बाद के समय स्वयं सेवा करते थे। वे अपनी उन दादी के हाथ थाम कर नहीं चल रहे थे जो अपने मिश्रित नस्ल होने वाले पोते के लिए बेहतर भविष्य चाहती थी। न ही उनको जमीन पर काम करने के लिए बनाए गए संगठनों के बारे में पता था। हम लोग एक बहुत बड़े जमीनी अभियान के तंत्र बनाने की प्रक्रिया में थे, जिसमें आखिरकार 37 दफ्तरों में 200 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो आयोवा के इतिहास का सबसे बड़ा तंत्र था। हमारी तरफ युवा थे। हमारे संगठन की ऊर्जा और आदर्श 22 से लेकर 25 वर्ष के बीच के युवा थे
जो सब कुछ छोड़कर आयोवा चुनाव प्रचार के लिए आए थे। उनमें सभी के अंदर वही जोश था जिसके कारण बराक ने सालों पहले शिकागो नौकरियों का आयोजन किया था। उनके अंदर वह क्षमता थी और भावना भी जिसको चुनाव में अभी तक आजमाया नहीं गया था। मैं जब भी जाती तो मुझे यह महसूस होता था कि उम्मीद की एक किरण जो उन लोगों से बातचीत करने से आती थी तो पक्के रूप से इस बात में यकीन रखते थे, जो हर शाम 3-4 घंटे मतदाताओं के घर जाते थे, उनके बीच सूत्र बनाते थे और वह छोटे छोटे और संकीर्ण शहरों में भी इस तंत्र को बनाते थे, जबकि वे दिल से सुअर पालन या आवर्जन व्यवस्था को ठीक करने संबंधित मेरे पति की योजनाओं को दिल से समझते थे। मेरे लिए जो युवा लोग क्षेत्र में हमारे प्रचार अभियान को चला रहे थे, उनमें आने वाली पीढ़ी के नेता होने की संभावना थी। वे बदमाश नहीं थे और वे अब एक थे। वे लोग मतदाताओं को जनतंत्र से सीधे तौर पर अधिक अच्छी तरह से जोड़ रहे थे, साथ ही सड़क के किनारे चल रहे अपने दफ्तरों या वेबसाइट के माध्यम से अपने स्तर पर बैठकों का आयोजन कर रहे थे, अपने फोन बैंक रखते थे। जैसा कि बराक कहता था, हम जो कर रहे हैं वह महज चुनाव के लिए नहीं था, यह राजनीति को भविष्य के लिए बेहतर करने के लिए था। उसमें पैसों का जोर कम हो और यह अधिक से अधिक लोगों की पहुंच में हो और आखिरकार अधिक उम्मीद भरा हो। अगर हम नहीं जीत पाते तो भी हम जिस तरह से प्रगति कर रहे थे वह मायने रखती थी। किसी न किसी तरह से यह किया गया काम आना ही था। जब मौसम फिर से ठंडा होने लगा तो बराक ये जानता था कि उसके लिए एक आखिरी मौका था आयोवा में अपनी दौड़ में तेजी लाने वाला, और वह यह था कि जेफरसन जैक्सन डिनर में मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कराया जाए, जो हर राज्य के डेमोक्रेटिक पार्टी का सालाना अवसर होता था। आयोवा में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इसका आयोजन नवंबर के आरंभ में हुआ, जनवरी में होने वाले मतदान के करीब 8 सप्ताह पहले, और इसको राष्ट्रीय मीडिया में जगह दी जा रही थी। इसके मूल में यह बात थी कि प्रत्येक उम्मीदवार एक भाषण देता था, बिना किसी तरह के नोट के, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के, और साथ ही जितना संभव हो सके उतने समर्थकों को जुटाया जाए। कुल मिलाकर यह एक विशाल और मुकाबले की रैली थी। महीनों से केबल न्यूज के विशेषज्ञ इस बात के ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे थे कि मतदान के समय आयोवा के लोग बराक के लिए आएंगे या नहीं। वे इस बात के संकेत दे रहे थे कि बराक एक प्रभावशाली और बहुत अलग तरह का उम्मीदवार था, लेकिन फिर भी वह उत्साह को मतों में नहीं बदल सकता था। जेफरसन जैक्सन डिनर हमारी तरफ से उनको जवाब था। करीब 3000 समर्थक राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए थे, जो इस बात को दर्शाता था कि हम संगठित और सक्रिय दोनों थे। उससे कई अधिक मौजूद थे जितना कि कोई सोच सकता था। उस रात मंच पर जॉन एडवर्ड्स ने क्लिंटन के ऊपर हमला बोला। उन्होंने इशारों इशारों में यह कहा कि ईमानदारी और विश्वास मायने रखता था। दांत निकालकर जो बिडेन ने ओबामा के प्रभावी समर्थकों का अभिवादन करते हुए यह कहा कि हेलो शिकागो। हिलेरी क्लिंटन ठंड से मुकाबला कर रही थी। वह बराक के पीछे भी जा सकती थी। बदलाव महज एक शब्द है, वह बोली, अगर उसको संभव करने की क्षमता और अनुभव आपके पास नहीं हो। उस रात सबसे अंत में बराक ने भाषण दिया। अपने केंद्रीय संदेश के समर्थन में वह बहुत जोरदार तरीके से बोला कि हमारा देश निर्णायक पल में आ चुका है और उससे आगे निकलने के मौके को बुश प्रशासन के कारण डर और असफल होने का भय ही नहीं है, बल्कि उससे पहले कि जिस तरह द्रुतीकृत तरीके से राजनीति की जा रही थी उसका भी हाथ है, जो क्लिंटन के दौर में हो रहा था। मैं यह नहीं चाहता कि अगला साल या उसके बाद के 4 साल उन्हीं लड़ाइयों को लड़ते हुए बिताऊं जो हम 1990 के दशक में लड़ते आए थे, वह बोला। मैं लाल अमेरिकी को नीले अमेरिकी के खिलाफ लड़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं ऊपर की मंजिल से गर्व के साथ देख रही थी। अमेरिका, हमारा समय अभी है, बराक ने कहा। हमारा समय अभी है।
उस रात उसने जो प्रदर्शन किया, उसने प्रचार अभियान को वह दिया जिसको जरूरत थी। वह उसको दौड़ में आगे ले गया। उसने आयोवा में हुए आधे से अधिक मतदानों में बढ़त बनाई और महामतदान का दिन नजदीक आता जा रहा था और उसकी बढ़त मजबूत होती जा रही थी। क्रिसमस के बाद आयोवा प्रचार अभियान के कुछ ही दिन रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि आधा साउथ साइड देस मोइनेस की बर्फीली ठंड में बस चुका था। मेरी माँ और मामा, मेरे भाई और कैली आए थे। वे अपने साथ अपने बच्चे को लेकर भी आए थे। सिमकिस भी वहाँ आया हुआ था। वैलेरी, जो फॉल से पहले ही बराक के सलाहकार के रूप में अभियान का हिस्सा बनी थी, वह भी वहाँ थी। साथ में सुसान भी थी और मेरी सहेलिया और उसके पति के बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब अस्पताल में काम करने वाले मेरे सहकर्मी आए और सिडली एंड ऑस्टिन के दोस्त, बराक के साथ पढ़ने वाले लॉ के प्रोफेसर भी आए और प्रचार अभियान की इस भावना को ध्यान में रखते हुए एक भी पल व्यर्थ न गवाया जाए। वे सभी प्रचार अभियान को आखिरी दौर में तेजी से करने में जुट गए। 0 डिग्री तापमान में लोगों के घर जा जाकर यह याद दिलाने की मतदान कब है और बराक के बारे में बातें करने लगे। प्रचार अभियान में और तेजी तब आई जब देश के अन्य हिस्सों से सैकड़ों समर्थक आए और जो स्थानीय समर्थकों के घर और अतिरिक्त कमरों में रह रहे थे और पक्की सड़क से हटकर राज्य के छोटे छोटे इलाकों में जा रहे थे। मैं भी मुश्किल से ही देस मोइनीज में मौजूद रहती थी। दिन भर में हम 5 से 6 कार्यक्रम होते थे, जिसके कारण मैं राज्य भर इधर से उधर जाती थी। मेलिसा और कैटी के साथ किराए के वैन में यात्रा करती थी, जिसे हमारे स्वयंसेवक बारी बारी चलाते थे। बराक भी यही काम करता था। उसकी आवाज भारी होने लगी थी। चाहे हम कितने ही मील की यात्रा करनी पड़ रही हो, लेकिन मैं इस बात को सुनिश्चित करती थी कि रात में 8 घंटे साशा और मालिया के सोने से पहले दक्षिण देस मोइनेस में रेजिडेंसी में लौटकर आ जाऊं, जो हमारा आधार होटल था। हालांकि जाहिर है कि उसको इस बात का ध्यान नहीं रहा था कि मैं वहाँ नहीं होती थी। दिन भर वे दोस्तों, रिश्तेदारों के भाई बहनों से घिरे रहते थे और दिन भर की उनकी देखभाल करने वाले भी रहते थे। वे होटल के कमरे में खेलती थी या शहर में घूमने जाती थी। एक रात मैंने कमरे का दरवाजा खोला और यह सोचकर कि कुछ देर बिस्तर पर चुपचाप पड़ जाऊंगी, लेकिन मैंने पाया कि कमरे के रसोई के बर्तन भरे थे। बर्तन पर बेलन पड़ा था। गंदा काटने वाला बोर्ड छोटी सी मेज पर पड़ा था। फर्श पर रसोई की कैंची पड़ी थी। लैम्पशेड और टीवी के ऊपर धूल जैसा कुछ आया। क्या आटा? सैम ने हम लोगों को पास्ता बनाना सिखाया, मालिया ने घोषणा की। हम लोग उसी से थोड़ा जोश में आ गए। मैं हंसने लगी। मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि लड़कियां हवाई में अपनी परदादी से दूर पहली बार क्रिसमस की छुट्टियां किस तरह बिताएंगी, लेकिन किस्मत से एक बोरा आटा वाइकीकी के बीच टॉवेल का अच्छा विकल्प बन गया। कई दिन बाद एक गुरुवार को महाचुनाव आया। बराक और मैं देस मोइनेस के शहर के केंद्र में लंच के लिए एक फूड कोर्ट में गए और उसके बाद बहुत से मतदान केंद्रों पर गए ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं का अभिवादन कर सकूं। उस शाम बाद में डिनर और हमारे साथ कुछ दोस्त और परिवार थे। हमने उन लोगों को शुक्रिया अदा किया कि स्प्रिंगफील्ड में नामांकन की घोषणा के बाद से 11 महीने के दौरान उन्होंने हमारा साथ दिया। मैंने खाना छोड़ा और जल्दी से निकल गई ताकि होटल के कमरे में पहुंच सकूं। चाहे जीते या हारे, देर रात देने के कारण मैं बराक का भाषण तैयार करने लगी। कुछ ही पल में कैटी और प्रचार अभियान के युद्ध रूम से ताज़ा खबर के साथ लौटी। हम जीत गए। हम खुशी के मारे पागल हो गए। हम इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि सीक्रेट सर्विस वाले हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वह उस साल की सबसे ठंडी रातों की एक रात थी, लेकिन आयोवा वासी बड़ी तादाद में हमें अपने मतदान केंद्रों पर मतदान देने के लिए उमड़ पड़े। 4 साल पहले जितना मतदान हुआ उससे दुगना मतदान हुआ। बराक का श्वेत, अश्वेत और युवा लोगों के बीच जीत हासिल हुई। आधे से अधिक मतदान करने वाले लोगों ने इससे पहले मतदान नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि उसी समूह ने बराक की जीत को पक्का कर दिया। केबल न्यूज के एंकर अंततः आयोवा आए थे और इस राजनीतिक युवा की तारीफों के पुल बांध रहे थे जिसने क्लिंटन के तंत्र को पराजित किया था।
राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार को भी। उस रात बराक जब जीत का भाषण दे रहा था तो हम चारों, बराक, मैं, मालिया और शाशा हाईवी हॉल के मंच पर खड़े थे। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कुछ परिष्कृत भी समझ रही थी अपने आप को। शायद मैं यह सोच रही थी कि बराक इतने सालों से जो बात कर रहे थे वह वास्तव में संभव था। स्प्रिंगफील्ड की तमाम यात्राएं, उसकी तमाम हताशाएं कि वह कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पा रहा था, उसका तमाम आदर्श, उसका वह अस्वाभाविक और ईमानदार विश्वास कि लोग इसमें सक्षम हैं कि वे उनकी चीजों के पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं जो उन्हें बांटने वाली थी। अंत में राजनीति आम करती थी। शायद वह सही कह रहा था। हमें कुछ ऐतिहासिक, कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई थी। केवल बराक नहीं या मैं नहीं, बल्कि मालिया और कैटी और प्लॉफी, एक्सलॉर्ड और वैलेरी और सभी युवा कर्मचारी, सभी स्वयंसेवक, प्रत्येक अध्यापक एवं किसान और सेवानिवृत्त और हाई स्कूल में पढ़ चुके लोग उस रात वहां खड़े थे। वे कुछ नए के लिए खड़े थे। आधी रात के बाद मैं और बराक एयरपोर्ट गए ताकि आयोवा से बाहर जा सके। हम यह जानते थे कि अब हम महीनों वहां नहीं आने वाले थे। लड़कियां और मैं शिकागो के घर के लिए निकल गई, काम और स्कूल में वापस लौटने के लिए। बराक ने न्यू हैम्पशायर के लिए उड़ान भरी, जहां एक सप्ताह के भी कम समय में प्राथमिक मतदान होने वाले थे। आयोवा ने हम सभी को बदल दिया था। आयोवा ने खास तौर पर मुझे विश्वास दिया था। हमें जो मत मिले वे अब पूरे देश के साथ साझा किए जाने वाले थे। आने वाले दिनों में आयोवा में जो क्षेत्र हमारे आयोजक थे वो पूरे देश में फैले जाने वाले थे। नेवादा और साउथ कैरोलिना से लेकर न्यू मैक्सिको, मिनीसोटा और कैलिफोर्निया तक इस संदेश को फैलाने के लिए जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था। बदलाव सही में संभव था।